हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, सो आई एम सुमन नेहरा एंड हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्लास 10th की साइंस। साथ ही साथ हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th की साइंस और कुछ टॉपिक्स जो हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके क्लास 8th के वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस के साथ में। क्लास 10th साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपके पास में? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर हमें पता है कि भाई हम क्लास 9th के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऐसे थे जो आपको आने चाहिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के। अगर आपके वो बेसिक कंसेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है तो मेरा एक पुराना वीडियो है वो आप देखिए, उसके अंदर मैंने इन डिटेल क्लास 9th के बेसिक कंसेप्ट्स का डिस्कशन किया है। आपको उन कंसेप्ट्स को एक बार पढ़ना है, उनके अंदर आपको ये मिलेगा कि आप कैसे केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, केमिकल फार्मूला बनाने के अलावा किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 to 20 एलिमेंट्स को लर्न करने की क्या ट्रिक हो सकती है। ये चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चालू होते हैं। इसी के साथ में हमें पढ़ना है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, देखो हमने क्लास 9th के अंदर ये चीज बिल्कुल पढ़ी है कि भाई हम कोई भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो अगर उन सब्सटेंसेस को मिक्स करने से कुछ इस प्रकार का चेंज हमें मिला कि कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ तो हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, जो भी सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए हैं उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखाई देती है तो या आप उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आपके पास में क्या कहलाएगा? वो एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। केमिकल चेंजेस के अंदर हमारे पास ऐसा होता है भी जो प्रोडक्ट बन गया वो एक परमानेंट चेंज है, उसको हम लोग वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल आपके पास में चेंजेस आते हैं। जबकि फिजिकल चेंजेस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल रहेंगे। अदर देन दैट अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के अंदर तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ किसी प्रकार की कोई एनर्जी की कोई चेंजेस आएंगे, कोई एनर्जी का चेंज नहीं आता है नॉर्मली। कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ जो हम इनपुट करना चाह रहे हैं उसमें वो एनर्जी के जो चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो केमिकल चेंजेस में क्या रहेगा बेटा कि केमिकल चेंजेस में आपके पास में जितने भी केमिकल चेंजेस रहेंगे दे ऑल विल बी लाइक हमारे पास में कोई रिएक्शन हो रही है और वो केमिकल जो रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड्स का बनना होगा, बॉन्ड्स का टूटना होगा। और जब भी कोई भी दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं या बॉन्ड टूटते हैं उस समय पे एनर्जी का एब्जॉर्ब होना या फिर एनर्जी का रिलीज होना होगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस के अंदर आपके एनर्जी के अंदर चेंजेस आएंगे, जबकि फिजिकल के अंदर आपके एनर्जी के अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती हैं, होती क्या हैं, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस लिखने के लिए हम कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे कैसे हम उनका सिंबल्स बनाएंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, उन इक्वेशंस के क्या सिंबल्स के तौर पे हमें यूज करना है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्लास 9th का आपको पता होगा, इतना पता होना चाहिए क्योंकि जब केमिकल चेंज हुए हैं दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है, उसी केमिकल रिएक्शन की हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन इज कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन जो है या कुछ भी आपके पास में कोई भी रिएक्शन हुई है वही कॉज करेगा किसी भी प्रकार के किसी भी केमिकल चेंज को। जिन भी दो सब्सटेंसेस को हमने यूज किया है कि हम उनके बीच में कोई रिएक्शन हो, कुछ भी हो, वो जो सब्सटेंसेस हैं सराउंडिंग्स में हमने जिस भी मैटर को लिया है जिनके अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस आ रहे हैं हम उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नया केमिकल सब्सटेंस वहां से बना है हम उसको क्या बोलेंगे बेटा?
प्रोडक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट पे अगर हम लोग आते हैं, तो अगर हम कैसे जस्टिफाई करें कि भाई आपके पास कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन होने के कुछ एविडेंसेस होते हैं, जिन एविडेंसेस को फॉलो करते हुए हम बोल सकते हैं कि भाई कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है, उसमें आपको मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग दिया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग से अगर आप लोग इसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई आप डायरेक्टली किसी भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो, मैग्नीशियम रिबन है, उसके अंदर भी आप ऑब्जर्व करेंगे भाई एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। हम वापस से उस रिबन को नहीं ले सकते हैं, कंबशन हुआ है। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। आई नहीं आई बात समझ में? ये चीज़ है। अदर देन दैट वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनिशियली हमें इग्नाइट करना होता है, देन कंबशन जब कंटिन्यूसली चलता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन है, जो आपको वेरीफाई करता है, एक एविडेंस एक तरीके से कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देयर आर सर्टेन एविडेंसेस, 5 एविडेंसेस ऐसे हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले एविडेंस पे आ जाते हैं, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का रिलीज होना। किसी भी ऐसे मिक्सिंग में अगर गैस रिलीज होती है, दैट मीन्स आपके पास में वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस, वहाँ पे नया केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और जिंक ग्रैनुअल्स लिए हैं, इनको हमने एक बीकर के अंदर फिल कर दिया है और कॉर्क से क्लोज कर दिया है। डिलीवरी ट्यूब लिया है, इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो भी गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी उस गैस को हमें ऑब्जर्व करना है। हुआ क्या होगा बेटा, आपके पास में जो भी जिंक है, जिंक ग्रैनुअल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहेंगे, इनको हमने रिएक्शन कराया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे ये बना लेगा जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। जो हाइड्रोजन गैस को इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया, वो हम थ्रू दी दिस डिलीवरी ट्यूब की थ्रू ये गैस जो है यहाँ से रिलीज होगी। यहाँ से रिलीज होने के बाद में वी कैन ट्रांसफर इट एंड वी कैन डायरेक्टली इवन ऑब्जर्व इट। आप कभी लैब में जब ऑब्जर्व करेंगे, तो कोई भी टेस्ट ट्यूब से आप ऑब्जर्व करते हैं, तो द पर्सन, द लैब असिस्टेंट विल डू वन थिंग, कि वो कोई भी जैसे मैचस्टिक को जैसे पास लेके आएंगे, यू विल हियर द पॉप साउंड, जो भी बर्स्ट आउट होता है। तो पॉप साउंड जब भी कोई गैस क्रिएट करे, जब भी बर्निंग कैंडल को हम लोग पास लेके आते हैं, दैट मीन्स द गैस प्रेजेंट इज द हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमारे पास में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। व्हाट कुड बी द सेकंड चेंज? सेकंड चेंज इज द चेंज इन द कलर। देखो हमारे पास में क्या होता है, जो CuSO4 होता है, CuSO4 आपका होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इस ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, तो मेरे पास में ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना लेगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होगा बेटा? देखो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अगर हमने इसमें आयरन नेल या आयरन को डिप कर दिया कुछ समय के लिए, स्लो प्रोसेस है, एकदम से आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। You have to put that iron nail into the beaker for certain duration of time, 15 to 20 minutes आपको ऑब्जर्व करने में लगेंगे इसके अंदर कम से कम। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया भाई, इसके अंदर पहले ये ब्लू कलर का था एंड आफ्टर दैट कुछ समय बाद इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर का हो गया है। दैट मीन्स कलर का चेंज हुआ है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। क्या हुई होगी? हमें पता है कि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो भी आपके पास में कॉपर का सॉल्ट था, उसके साथ जब आयरन ने रिएक्ट किया, आयरन ने क्या किया? अपना खुद का सल्फेट के साथ मिक्स होकर अपना खुद का तो सॉल्ट बना लिया और कॉपर को सॉल्ट से सेपरेट करके सॉलिड स्टेट में हमें नीचे सेटल डाउन होके मिल गया। आई नहीं आई बात समझ में? ये सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस कि अगर कलर में चेंज हुआ है, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम लोग नेक्स्ट में बात करें, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? ऐसा है कि अगर हम लोगों ने किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया, उनका रिएक्शन हुआ और कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बन गया जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो सेटल डाउन हो गया है, उस सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। यहाँ भी देखो इन्होंने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है। दूसरी टेस्ट ट्यूब
रिएक्शन में इन्होंने बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया है। सोडियम सल्फेट क्या होता है मेरे पास में, Na2SO4। क्या होता है, Na2SO4। आपको अगर फॉर्मूलाज बनाने नहीं आते हैं तो मैं जो भी आपको भी वीडियो का लिंक भेजूं आप उस पर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज बनाने नहीं आएंगे तो 10th की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। यहाँ हम किसी को कोई फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाते हैं। 10th के अंदर आपके पास डायरेक्ट रिएक्शंस लिखने के लिए कहा जाता है, तो इसीलिए एक बेसिक्स की क्लास लेना बिफोर स्टार्टिंग द 10th का केमिस्ट्री आपको बहुत जरूरी रहेगा। यहाँ भी ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, हमने बोला भाई सोडियम होता है और दूसरा होता है सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की होती है -2। जब हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे मेरे पास में फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। आई नहीं आई बात समझ में। दूसरा मेरे पास में क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो जब सोडियम सल्फेट आपका रिएक्ट करता है विद बेरियम क्लोराइड BaCl2, इन्होंने बोला भाई मेरे पास में एक प्रेसिपिटेट बना जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, क्या बनेगा, दैट इज BaSO4। क्या बना, BaSO4। और साथ में मेरे पास में बन गया है NaCl। अब देखो NaCl वी नो द कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट होता है, आसानी से वाटर में डिसॉल्व होगा। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल अगर नहीं होगा तो ये अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट कर लेगा। इसी को आप कंसीडर कर सकते हैं चेंज इन स्टेट के अंदर भी। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा था, दोनों एक्वस फॉर्म में थे। किसमें थे, एक्वस। एक्वस का मतलब समझते हैं हम, एक्वस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी सॉल्ट्स हैं पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में है, अगर हमने उनका सोल्यूशन बनाया है यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट तो मेरे पास क्या बनेगा, वो एक्वस होगा। क्या कहलाएगा, वो एक्वस कहलाएगा। एक्वस फॉर्म में दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स करें हैं और मिक्स करने पे मेरे पास एक सॉल्ट ऐसा बना है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा वो आसानी से सेपरेट आउट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई। नेक्स्ट इज योर, अगला एविडेंस क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर या फिर एनर्जी चेंज। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि यार टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर सकता है या फिर टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर सकता है। अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी क्या हुई है मेरे पास में, रिलीज हुई है। क्या हुई है, रिलीज। अगर टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हुआ है इसके मतलब कि मेरे पास में जो एनर्जी है वो क्या हुई है, मेरे पास में एब्जॉर्ब हुई है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तभी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। और अगर हमने सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज की है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम लोग रेस्पायर करते हैं, अगर किसी जगह कोई भी 5-6 पर्सन अगर बैठे हैं, जब वो रेस्पायर करेंगे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि उस रूम के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। क्यों, रेस्पिरेशन में हम लोग हीट रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसके कारण कि टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस, अनदर एग्जांपल, क्या होता है उसके अंदर, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप जाते हैं, उसके सराउंडिंग में जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि तापमान थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी है, सराउंडिंग में जो सनलाइट है उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया सो दैट वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या हो गया मेरे पास में, डिक्रीज हो गया। दो तरीके से हो सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर रिलीज कर सकता है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस एंट्री ऑफ हीट। अगर रिलीज करता है तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एग्जिट ऑफ हीट। ठीक है, तो अगर हम लोगों के पास में कभी भी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को जब हमें लिखने के लिए आए तो एंट्री ऑफ हीट मतलब रिएक्टेंट साइड में या एरो पे आपको हीट डिनोट करना है, और अगर एक्सोथर्मिक आती है तो आपको प्रोडक्ट साइड में, मतलब कि आपने जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एग्जिट साइड में, प्रोडक्ट साइड में आपको वहां पे एनर्जी को मेंशन करना है। तो एंट्री मतलब एंडोथर्मिक, एग्जिट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रहेंगी। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आ जाता है, वो ध्यान रखना है। रिएक्शंस में जैसे वाटर और एसिड का जो रिएक्शन हम जब डाइल्यूशन करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें किस तरीके से डाइल्यूशन करना है। ठीक है, तो हमें वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और उसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को विद द कंटिन्यूस स्टीयरिंग हम लोग मिक्सिंग करते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि अगर हमने उल्टा प्रोसेस किया तो जो आपका वाटर है
उसको वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा, स्प्लैश करेगा और आप बर्न आउट हो सकते हो। इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट मीन्स हमें वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, सो दैट जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे वो रिलीज कर रहा है वो एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज योर फ्रीजिंग पॉइंट इनटू फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। हीट रिलीज कर रहे हैं, टेम्परेचर कम जा रहा है, बट ये आपके पास में बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे तो हम इसको फिजिकल चेंज के बेसिस पे बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में चेंज इन स्टेट हुआ है, वाटर से कोई नई क्वांटिटी थोड़ी बन गई है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो रहती हैं आपके पास में, अब देखो कैंप फायर वाला जो केस है, कैंप फायर वाले केस पे ध्यान देना, कंबशन हो रहा है, इग्नाइट हमें करना है, बट वो कंटिन्यूअसली जब चल रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वो हीट को रिलीज कर रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपके पास में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये रिएक्शन आप लर्न कर लेना चाहिए से आपके ना सिर्फ इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में भी काम आएगा। आपके पास में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है, ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एनर्जी रिलीज करता है। सी हमने प्रोडक्ट साइड में लिखा है एक्सोथर्मिक है, और CO2 एंड वाटर साथ में रिलीज करेगा, और यही एनर्जी हमारे सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें यूज करते हैं। एंडोथर्मिक के रिएक्शंस में फिजिकल चेंज हो गया है, हालांकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपके पास में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, in that case you can say, but ultimately the product is the same because यहाँ पे भी H2O है, stain phase में भी जाके भी वो H2O ही रहेगा। but baking of bread, new process is being formed, new substance is being formed, that means they are using some amount of energy so that a new substance can be formed, frying of egg, photosynthesis, decomposition, all these things are your endothermic reactions रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आर एविडेंस फॉर द चेंज इन स्टेट। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, चेंज इन स्टेट मतलब लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो गया, या फिर हमारे पास में सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड है गैस में कन्वर्ट हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, मेरे पास में चेंज इन स्टेट में आएंगे। तो जब मैं चेंज इन स्टेट की बात करती हूँ इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में वाटर है, वाटर जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस में, और वो ब्रेक डाउन होकर बना रहा है H2+O2 का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, H2+O2 का फॉर्मेशन करेगा। H2+O2 में सी आप लोग यहाँ देखेंगे, ये आपके पास में लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे आपके पास में ये गैसेस में है, और यहाँ पे भी ये भी गैसियस स्टेट में है, तो स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई। दूसरी चीज, यहाँ पे वाटर की फॉर्म में था, यहाँ पे ये डिफरेंट गैसेस हैं विच हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे डोंट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सिमिलर टू वाटर, दैट मीन्स नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। करा कैसे इन्होंने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में यहाँ पे इन्होंने एसिडिफाइड वाटर लिया। कैसे लिया है बेटा, एसिडिफाइड वाटर लिया है, क्योंकि प्योर वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयंस का फॉर्मेशन होता नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ एसिड इसमें मिक्स किया सो दैट आयंस नहीं और करंट फ्लो करे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाए आपका। इन दैट कंडीशन आपका वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, और H2 और O2 की फॉर्म में आपको यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। दैट इज द लास्ट एविडेंस फॉर द कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि आपको शो करती हैं कि भाई एक से भी ज़्यादा एविडेंसेस आप एट दैट पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। तो मल्टीपल एविडेंसेस का ऑब्जर्वेशन रहता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, Zn+H2SO4 एसिड्स के साथ में जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, और यहाँ पे ZnSO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसमें ना सिर्फ गैस रिलीज हो रही है, टेस्ट ट्यूब को अगर हम टच करके देखेंगे तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो टेस्ट ट्यूब है वो भी बाहर से कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। आई कि नहीं, ये बात समझ में, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो some particular reactions or some of the reaction, most of the reactions can give you more than one evidence. It's not like कि एक ही evidence वो आपको हमेशा provide करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखें जरा, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम जितना शॉर्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें, वो हमारे पास में केमिकल इक्वेशन है। किसी भी रिएक्शन की समरी के तौर पे अगर आप मानना चाहें तो केमिकल इक्वेशन होता है। आप बोल सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन, समरी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, समरी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज योर केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। कितने टाइप की हो सकती हैं, आप वर्ड इक्वेशन लिख सकते हो। देखो वर्ड की
फॉर्म में आपने इनको लिख दिया है, आप सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया है। मच बेटर इज कि आप सिंबल्स की फॉर्म में लिखो। कितनी बार आप वर्ड इक्वेशंस में लिखोगे, हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर सिंबल्स की फॉर्म में है। हम सिंबल्स की फॉर्म में ही हमारी जो भी केमिकल इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उसी सिंबल्स की फॉर्म में ही हम उस केमिकल इक्वेशन को इतना हाईली इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें उसके रिएक्शन को देख के समझ में आ जाए कि क्या सिचुएशंस रही हैं, किन सिचुएशंस में ये रिएक्शन हुई है और क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है, किन रिएक्टेंट्स को किस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा जो भी केमिकल रिएक्शन जब आप लिखते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। हमें हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी चाहिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर आप नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो वो हमेशा बैलेंस लिखनी है। आई नहीं आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट वन इज, हमें जो अनबैलेंस रिएक्शंस होते हैं हम उनको स्केलेटल इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल। क्यों जरूरत है हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की? इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर एक लॉ था आपके पास में, दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि भाई जितना भी मास आपने रिएक्टेंट साइड में लिया है उतने ही मास का आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स जितना आपने रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स लिए हैं, द सेम नंबर ऑफ एटम्स शुड बी ऑन द प्रोडक्ट साइड। अदरवाइज अगर आपके पास ज्यादा आते हैं प्रोडक्ट साइड में तो हमने तो लिए ही नहीं थे, वो कहाँ से आए हैं? और अगर आपके पास कम आते हैं तो एज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर वहां पे जब मैंने रिएक्टेंट साइड में उस प्रोडक्ट वहां पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो एटम लिया तो फिर वो प्रोडक्ट साइड में क्यों नहीं प्रेजेंट है? वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड व्हाइल वी आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स हमारे पास में वो क्या फॉलो करेगा? हमारे पास में आपको रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आई ये वाली बात समझ में? चलो गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग का जो एनसीईआरटी या सीबीएसई आपको जो शॉर्टेस्ट मेथड बोलता है कि भाई आपको कैसे बैलेंस करना है, हम फॉलो करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको जो भी वर्ड रिएक्शन दे रखी हो आपको उसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन लिखना है। वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद में ही आप उस रिएक्शन को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। हमने बोला भाई आयरन है, हमने आयरन लिख दिया। वाटर है, H2O लिख दिया। आयरन सेकेंड एंड थर्ड दोनों केस के अंदर है, मतलब कि आपके पास में FeO प्लस Fe2O3 की कंबाइंड फॉर्म में आपके पास में प्रेजेंट है, दैट इज Fe3O4 की प्रेजेंस रहेगी। दिस इज योर Fe3O4। फिर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ है। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले काम किया आपने, जो भी आपके पास जैसे प्रोडक्ट साइड में जो आपके एटम्स हैं, आप क्या करेंगे? उन एटम्स को लेंगे और उन एटम्स के अंदर आप लिखें कि कौन सा आपको कितनी क्वांटिटी में दिया हुआ है। आयरन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमने हमारे एलिमेंट्स लिख लिए कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, और फिर यहाँ लिखेंगे कि आपके पास में प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। अगर मैं आयरन की बात करती हूँ तो रिएक्टेंट साइड में मेरे पास में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। हाइड्रोजन की बात करती हूँ, रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करूँ, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। चेक कर लीजिए, आपको ये चीज़ समझ में आएगा। मैं इसके ऊपर जो भी लाइन्स मैंने ड्रॉ किए मैं उन सबको हटा देती हूँ। ठीक है बेटा, ये चीज़ आई समझ में? अब देखो, मुझे ये पता है कि भाई कौन नहीं है बैलेंस, मुझे पता है आयरन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। आपको हमेशा जो रूल फॉलो करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी मेटल उसके अंदर प्रेजेंट है आप उसको स्टेबल करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के अलावा आप जो भी नॉन मेटल्स हैं, सेकंड प्रायोरिटी देना है नॉन मेटल्स को, आप उनको बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लास्ट प्रायोरिटी में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है।
हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास आसानी से बैलेंस हो जाएगा। मेटल मेरे पास में कौन सा है, आयरन है। मैंने इसको कहा भाई 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास में इक्वल क्वांटिटी में हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्शन 3Fe plus H2O which is making Fe3O4 plus H2। आयरन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस है, पर ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन अगर बैलेंस नहीं है तो कितने ऑक्सीजन है मेरे पास में, इस तरफ 4 हैं और इस तरफ 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर 4 है और इस तरफ 1 है तो मैं इस तरफ वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। अगर मैंने इस तरफ वाले को 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। 4 लगाने से मेरे पास में ये तो बैलेंस हो गया इसके बराबर, लेकिन हाइड्रोजन इसके कारण यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया है। तो मुझे यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा। 8 करने के लिए मैंने इधर क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे 4H2 बन गया है। अब देखिए आई थिंक सब आराम से बैलेंस्ड है। हिट एंड ट्रायल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस को आप बैलेंस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही प्रैक्टिस आपको चाहिए इसके अंदर। आप इतनी रिएक्शंस को बैलेंस करो, कम से कम 100 ऑफ द रिएक्शंस आप बैलेंस करो। एनसीईआरटी के अंदर आपको बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 रिएक्शंस जो हैं वो बिल्कुल बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड हैं। वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं, बैलेंस करो। इक्वेशन दे रखी है, बैलेंस करो। कितनी रिएक्शंस आप बैलेंस कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज भरी हुई है ऐसे क्वेश्चन से। इसके अंदर आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आपको जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक बैलेंसिंग के लिए रिएक्शंस दे रखी हैं, वो आपको बैलेंस करनी है। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई है, ठीक है। चलो ये चीज़ें बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के बाद ये तो मेन प्रायोरिटी हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस रिएक्शन के साथ हमें ये भी मेंशन करना है कि हम उस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी चाहिए। फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो हमें ब्रैकेट्स के अंदर S लिखना चाहिए, लिक्विड है तो हमें ब्रैकेट्स के अंदर L लिखना चाहिए, और गैसेस है तो हमें ब्रैकेट्स के अंदर G लिखना चाहिए। अदर देन दैट हमें पता है बहुत सारे सॉल्ट्स आपके पाउडर फॉर्म के अंदर ही रहते हैं। उन सॉल्ट्स को हम लोग पहले एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और फिर रिएक्ट कराते हैं। तो जिसका भी सोल्यूशन आप बना रहे हैं आप उसका एक्वस यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। आई गैस अगर रिलीज होती है तो हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन होता है तो हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। आई कि नहीं ये बात समझ में, या फिर एरो के अलावा हम लोग पीपीटी भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस तो हमें एरो पे वो पर्टिकुलर कंडीशंस भी मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हमने बोला कि भाई आपके पास में CO2 आपके वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है और C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, बट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसके अलावा दूसरे कौन से सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें जो एसेंशियल कंडीशंस हैं हमें उनको यहाँ पे एरो पे मेंशन करना पड़ेगा। सर्टेन टाइम्स हमें टेम्परेचर मेंशन करना पड़ता है, हमें प्रेशर मेंशन करना पड़ता है, या कोई ऐसा कैटलिस्ट जो कि डायरेक्टली तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपके पास में काम में आ रहा है, उन कैटलिस्ट की वैल्यू भी आपको रिएक्शन के इस एरो के ऊपर मेंशन करनी पड़ती है। इस तरफ में हम लोग रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं, इस तरफ में हम लोग प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। ऊपर वाला एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा। सोडियम है किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। H2O है किस स्टेट में है, लिक्विड में है। H2O प्योर है, एक्वस मत लिखना। वाटर में बनाए गए सॉल्यूशंस, किसी और चीज को जो हमने वाटर में मिलाया उसका जो मिक्सचर बना, वो जो सॉल्यूशन बना ना, वो आप एक्वस लिखेंगे। H2O तो प्योर फॉर्म है, उसको तो आप लिक्विड ही लिखेंगे। जो प्योर है उसको आप लिक्विड, सॉलिड या गैस ही लिखेंगे। जो सोल्यूशन बना हुआ है किसी के मिक्स होने के कारण उसको आप एक्वस लिखेंगे। NaOH बनाएगा, एक्वस लिख दिया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, या फिर आप H2 विद एन एरो भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस लिखा क्योंकि मेरे पास में जो पाउडर था हमने उस कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को वाटर में मिक्स किया तो उसने हाइड्रोक्साइड बनाया है, एक्वस हो गया है। CO2 प्योर है, गैसेस है,
CaCO3 बनाएगा, प्रिसिपिटेट है, सेटल डाउन हो जाएगा। H2O यहाँ पे आपके पास में लिक्विड है, H2O को कभी एक्वस मत लिखना। ये चीज़ें समझ में आई? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। टिल द टॉपिक हमने बैलेंसिंग तक आज किया है। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ज़्यादा लंबा हम लोग इसमें लेक्चर्स नहीं खींचेंगे, इस तरीके से चलेगा कि भाई हम क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ को फॉलो कर लो, एनसीईआरटी फॉलो कर लो, और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ऊपर के क्वेश्चन सीबीएसई कभी नहीं देता। भाई ये वो किताब है जो सीबीएसई आपको ये बोल रहा है, एनसीईआरटी आपको ये बोल रहा है कि हमने आपको एक किताब दी है वर्कबुक के तौर पे सॉल्व करने के लिए, तो वो तो सॉल्व करनी बनती है ना। दुनिया भर की जितनी रेफरेंस किताबें लेनी है वो ले लो, लेकिन आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिस दिन सॉल्व कर लो उसके बाद ही तीसरी किताब के हाथ लगाना है। आई नहीं आई बात समझ में? चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इफ़ देयर इज़ एनी थिंग लाइक आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, डीएम करिएगा, जो भी है। कुछ इम्प्रूवमेंट के अगर चांसेस हैं तो डू इन्फॉर्म मी, मैं वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। और if you find that it is informative, please like, share and subscribe. Also share with your friends for this thing. Thank you so much. Have a nice day. Enjoy everyone. Thank you.